नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस, बॉलीवुड और वाजपेयी देखा है? उसमें इस बार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आम लोगों से जुड़ी हुई म्यूचुअल फंड्स को लेकर। क्या म्यूचुअल फंड सही है? इसका जवाब नीरज वाजपेयी जी ने दिया है। बड़ा लंबे समय का अनुभव है उनका शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स को लेकर। क्या बारीकियां होनी चाहिए, क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एसआईपी कैसे करना। ऐसा सच में मुझे तो एक भी अक्षर नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत बारीक तरीके से ये बात बताई है। तो मेरे ख्याल से जरूर देखना चाहिए। और एक और स्टार्टअप की कहानी उन्होंने बताई है जंबो किंग की, कि 2 लाख रुपए की कंपनी 200 करोड़ की कैसे हो जाती है, और वो भी वड़ा पाव बेचकर। तो देखिएगा जरूर। आज का जो प्रोग्राम है एक खास शख्स पर है, खास व्यक्तित्व पर है, खास पर्सनालिटी पर है, और वो भी भारत सरकार का, देश का सबसे अहम व्यक्ति। प्रधानमंत्री जी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, प्रधानमंत्री जी के अलावा, मैं बाद में नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी के अलावा जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है, एक ऑफिसर है, उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। चर्चा भी इसलिए हो रही है कि वैसे तो वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। दरअसल क्या हुआ, पिछले दिनों कल परसों में ही मैंने एक ओटीटी पर सीरीज देखी। उस सीरीज के 5 एपिसोड्स थे। वो एपिसोड्स मुझे लगा कि उन पर बनाए गए हैं, उन पर मतलब कोई ऑफिशियल तरीके से नहीं बनाए गए, लेकिन एक थिएटर उसमें शामिल है, जिसमें कहीं कहीं उनकी स्टोरी का, उनकी पूरी पर्सनैलिटी का आईना वहां पर नजर आता है, समझ में आता है, सालाकार। तो उसमें खास तौर से उनकी चर्चा की गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जब ओटीटी पर ये चर्चा हो गई है। और वैसे ही बहुत चर्चा होती रहती है, वो बिना चर्चा के रहते नहीं, खुद बोलते नहीं, लेकिन चर्चा में रहते हैं। तो उनका नाम है अजीत डोभाल साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो तो बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार में विदेश मंत्री बदल गए, रक्षा मंत्री बदल गए, वित्त मंत्री बदल गए, गृह मंत्री बदल गए, सीसीएस का पूरा चेहरा बदल गया। अगर कोई नहीं बदला पिछले 11 साल में, तो वो हैं अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी बने हुए 11 साल से। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, और 30 मई को बने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब। तब से आज तक बिना कोई बदलाव। दुनिया भर के मंत्री बदल गए सर, आपने देखा होगा। आईएनबी मिनिस्टर बदल गए, एचआरडी मिनिस्टर बदल गए, शिक्षा मंत्रालय में बदल गए, संस्कृति मंत्रालय में, सब कुछ बदल गया। यूं समझ लो कि प्रधानमंत्री ने सारे घर के बदल डाले, केवल एक चीज है जो स्थायी है, वो है अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसका मतलब कुछ तो खास बात होगी। और किसी ने ओटीटी पर सीरीज बना दी है, तो इसका मतलब भी कुछ खास बात है। खास बात तो ये भी होगी कि जब देश में ट्रंप साहब, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, टैरिफ का ऐलान करें, और इसलिए ऐलान करें कि आप जो है रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं, रूस के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं, और उसके अगले दिन मॉस्को पहुंच जाए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए, व्लादिमीर पुतिन से, और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर लें, और उसके बाद भारत सरकार कहे कि भाई हम तेल लेना तो बंद नहीं करेंगे। चलिए इसको भी छोड़िए। उसके बाद ये ऐलान किया जाए कि व्लादिमीर पुतिन दिल्ली भी आने वाले हैं, हिंदुस्तान आने वाले हैं इस साल। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि नहीं है? अब दूसरी बात छोड़िए, आपको लगेगा ये तो है, रूस के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं। दूसरा देश कौन है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? वो है चाइना, चीन। चीन से तो हमारी बहुत खटपट चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। प्रधानमंत्री जी ने भी बात कुछ कही कि हमें स्वदेशी पर काम करना है, छोटी आंखों वाले गणेश जी नहीं खरीदने हैं। दुनिया भर की बातें चीन को लेकर होती रहती है। और हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उनकी तो हमेशा ही चीन पर नज़र रहती है। वो कुछ ना कुछ बात कहते रहते हैं कि सरकार जो है उनके दबाव में आती है या नहीं आती। फिर वो भी याद होगा आपको कि एससीओ की बैठक हुई, उसमें रक्षा मंत्री जी गए हुए थे, राजनाथ सिंह जी। तो वहां पर उन्होंने पहलगाम पर अपने जो साझा घोषणा पत्र था उसमें उसकी चर्चा नहीं की। फिर रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। वो भी बात ठीक है।
लेकिन वहीं एससीओ के जो सिक्योरिटीज़ के सेक्रेटरीज थे, उनकी मुलाकात में गए अजीत डोभाल साहब, और उसके बाद ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री जी एससीओ की बैठक में जाएंगे, शिखर सम्मेलन में वहाँ जाएंगे, जो 31 को वहाँ होने वाला, 31 अगस्त को वहाँ रहेंगे, और हो सकता है कि शी जिनपिंग से भी मुलाकात उनकी हो, मतलब बायलैटरल मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मुलाकात तो होगी एससीओ की बैठक। तो क्या है ऐसा इतना महत्वपूर्ण कि जो डोभाल साहब करते हैं, जिस पर बात की जाती है, जिसको लेकर लगातार बात होती है? बहुत सारी बातें हो रही। अब मुझे कहा गया कि भाई इस पर तो सारी बातें होती रहती है। आप सोचिए कि इस सरकार में 11 साल तक अगर कोई एनएसए बना हुआ है तो कोई ऐसे तो नहीं है, और उम्र भी 80 साल हो गई है उनकी, अजीत डोभाल साहब की। यहाँ 75 साल पर इस्तीफा देने, पद छोड़ने, तमाम तरीके की बात हो रही है। 80 साल के हैं डोभाल साहब, और उनकी एनर्जी आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो 24 घंटे कहाँ से कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ के हैं, उत्तराखंड के घिरी गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 2 साल पहले, आज़ादी के 1946 के आसपास। वहाँ से वो आए, उनके पिता आर्मी ऑफिसर, माँ जो हैं वो पारिवारिक जो राजनीतिक परिवार था उससे जुड़ी हुई हेमवती नंदन बहुगुणा बड़े राजनेता रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के। उनकी चचेरी बहन है। वहाँ से वो आए, लेकिन आईपीएस बने, आईपीएस ऑफिसर, मिलिट्री स्कूल में गए, फिर आगरा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की, और फिर आईपीएस बनकर वो केरल कैडर से आए, और सबसे पहले केरल में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो एक बड़ी घटना हुई, इसका जिक्र जो है भास्कर अखबार ने किया है। भास्कर अखबार ने लिखा कि जब 1968 में केरल कैडर में आईपीएस हो गए और कोट्टायम में 1971 में आए, लेकिन कोट्टायम में आए और 1971 में वो थालासेरी जगह पर एएसपी बने, और वहाँ हो गए हिंदू मुस्लिम दंगे। उन दंगों को उन्होंने सुलझाया और एक हफ्ते में स्थिति को सामान्य कर दिया, बिल्कुल नया आईपीएस ऑफिसर, और उसने स्थिति को सुलझाया और सामान्य कर दिया। उससे वहां पर वो हीरो बन गए। 1972 में वो आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन विंग में आ गए, और उसके बाद तो उनका काम बढ़ता ही चला गया। उसी साल उनकी शादी हुई थी अरुणी डोभाल से, और 72 में उन्होंने एक बड़ा काम किया आईबी के तौर पर। आइजोल में, जो आजकल मिजोरम की राजधानी, पहले असम में होता था उस समय में, वहाँ पर एमएनएफ का, मिजो नेशनल फ्रंट के बड़ा सैन्य विद्रोह एक तरह से चलता था। लाल डेंगा साहब का नाम सुना होगा। तो उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में उन्होंने बड़ा काम किया, और यहाँ तक कि जो हथियारबंद विद्रोही थे उनके खिलाफ काम किया, उनको अंडर कवर के तौर पर देखा गया। और लाल डेंगा ने भी उनकी तारीफ की थी कि भैया उन्होंने मेरे 6 कमांडर्स को अपने कब्जे में कर लिया, मैं क्या करता। और फिर वाकई उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और काम हो गया। एक बड़ी घटना वो है। हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग घटना की जिक्र किया गया कि उन विद्रोहियों से वो मिल रहे थे, हथियारबंद विद्रोहियों से 2006 में। उन्हें अपने घर पर बुलाया था, और उनकी पत्नी ने उनके लिए मांस बनाया। इसकी जानकारी भी भास्कर ने दी है। अब इसके बाद जो हमारे एक मेरे मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, नितिन गोखले साहब ने बताया कि ये आइजोल वाला जो पूरा मसला है, एमएनएफ का जो मसला है, उसको निभाने में, उसको सुलझाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। 1981 से 1987 तक वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर रहे हैं। इसी का जिक्र उस ओटीटी सीरीज में किया गया है। अब उसमें से कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारनामे, बहुत सारे बड़े काम उन्होंने वहाँ पर किए, और पाकिस्तान की जो खुफिया जानकारी थी वो भारत सरकार को वो लगातार देते रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो मुस्लिम बनकर वहाँ पर पाकिस्तान में रहे थे। फिर वही बात 1988 की ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था स्वर्ण मंदिर में, जो पहले 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। उसके बाद कुछ खालिस्तानी समर्थक फिर से वहां घुस गए थे, ऐसा बताया गया। और सेना ने और जो और सुरक्षा वो थे हमारी एजेंसीज, उन्होंने मिलकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया। उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी डोभाल साहब की, और वो आईएसआई एजेंट बनकर वहां स्वर्ण मंदिर के अंदर आते जाते रहे, बताए ऐसी खबर। क्योंकि आप जानते हैं आईबी की खबरों का कोई कंफर्मेशन तो कोई करता नहीं है, और वहां से वो आतंकवादियों की जानकारी बाहर दे रहे थे, सुरक्षा के लिए सेना को दे रहे थे, और उसी के बाद वो ऑपरेशन किया गया और वो आराम से हो गया।
ये घटना में कितना रोल रहा नहीं रहा इसका अंदाजा, मतलब कंफर्मेशन किसी से नहीं हो, लेकिन इसका अंदाजा इससे हो सकता है कि उनको इस घटना के बाद कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र आमतौर पर सेना के लोगों को मिलता है, वो पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि मुझे भी थोड़ी सी जानकारी है कि आडवाणी जी जो पहले हमारे गृह मंत्री रहे थे, प्रधान, उनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती रही थी, और ऐसा भी माना जाता था कि अगर 2014 में आडवाणी साहब प्रधानमंत्री होते तब भी वो एनएसए बनते ही। उनकी बहुत क्लोज उनके साथ रिलेशन रही, उनके साथ लगातार काम करते रहे। 99 में जब वाजपेयी सरकार थी, आपको याद होगा कि IC-814 का हाईजैक हुआ था, तो उसके भी नेगोशिएटर्स में से वो थे, और तमाम तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बीच में वो लगातार बनते रहे हैं, बात करते रहे। फिर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई तो उन्हें IB का डायरेक्टर बनाया गया। 2005 में जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो वो रिटायर हो गए, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी एक नज़दीकियाँ बनी रही, ऐसा बताया गया। अरुण जेटली साहब के साथ भी उनकी दोस्ती अच्छी थी, और जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ गुजरात में एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, डिफेंस पर, सिक्योरिटी पर एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उसका नाम था कीर्ति शक्ति यूनिवर्सिटी शायद, तो उसको बनाने के लिए उनको बुलाया था। उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी वो रहे हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी घटनाएं हुई, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी का मामला हुआ, पुलवामा का मामला हुआ, पहलगाम का मामला हुआ, उन सब में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनकी रही हैं। हाँ, आर्टिकल 370 में 5 अगस्त 2019 को हुआ था, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जब वो हो गया 5 अगस्त को, उसके 2 दिन बाद कश्मीर चले गए थे एनएसए साहब, अजीत डोभाल साहब, और 10-11 दिन वो वहाँ रहे थे स्थितियों को देखने के लिए। मतलब ग्राउंड जीरो पर रहने की एक आदत उनको है। तो इस सब के बाद लगातार उनकी चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी वो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से माने जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जिन चीज़ों की आप तारीफ कर रहे हैं उसमें भी तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ, पहलगाम में भी हुआ, इसकी भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। और फिर ट्रम्प साहब ने जो किया उसमें क्यों नहीं आप बोलते, डोवाल साहब का नाम नहीं लेते। ये जो सीज फायर हुआ उसमें जो थोड़ा सा गफलत दिखाई दे रही है उसमें भी उनकी भूमिका रही होगी। हो सकता है ऐसी बहुत सारे आरोप भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की सुरक्षा में वो निभाते रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज अजीत डोभाल साहब पे बात करनी चाहिए। 11 साल तक किसी प्रधानमंत्री का सबसे विश्वस्त बने रहना भी अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि उस पर कितना भरोसा किया जाता है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।